हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज पढ़ने जा रहे हैं हम 21 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया। इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये ओवरऑल आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है और आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी PDF से चाहे मंथली हो चाहे वीकली डेली MCQ फॉर्मेट में स्टैटिक फॉर्मेट में, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और यूजर ID दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले ये है मेरा IBPS 2021 का स्कोर कार्ड। इसमें आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर सेक्शन है, इसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर है 28.25। तो जिन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया उन्हीं सोर्सेज के कंपैरिजन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपको कोई आवश्यकता नहीं है 2 से 3 से 4 सोर्सेज को फॉलो करने की। आप सिंपल एक सोर्स फॉलो कीजिए एजुकेयर, आपको सारे सोर्स कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज के फर्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज हिस्टोरिक टॉर्च रैली फॉर द 44th चेस ओलंपियाड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम। आप सभी को पता है कि इंडिया चेस ओलंपिक, वर्ल्ड चेस ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है और ये कहाँ पर होने जा रहा है, ये तमिलनाडु में होने जा रहा है। और इसी के रिगार्डिंग टॉर्च रैली निकाली गई और टॉर्च रैली निकालने के लिए जो प्रेसिडेंट है FIDE के, उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, जिनका नाम है आर्कडे डेवरक्विच ने ये टॉर्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैंड ओवर की। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ आनंद को ये टॉर्च हैंड ओवर की और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है पूरी चेस की हिस्ट्री में कि इन्होंने टॉर्च रैली निकाली चेस ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिगार्डिंग। और इसे इंडिया होस्ट कर रहा है पहली बार इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार चेस ओलंपिक होस्ट हो रहा है जब से इसकी स्थापना हुई है 1924 से। और इसके बीच में एशिया में 30 साल पहले फिलीपींस ने होस्ट किया था 1992 में। तो अगर एशिया की प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इंडिया 30 साल बाद होस्ट कर रहा है एशिया में, और वैसे इंडिया की हिस्ट्री में बात करें तो इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है इसे। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको काफ़ी कुछ बता दिया है कि इसका रिसेंटली मैस्कोट भी रिलीज़ किया गया था, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है NK स्टालिन, इनके द्वारा, जिसका नाम है थाम्बी, और जिसकी टी-शर्ट पर थाम्बी की जो टी-शर्ट पहन रखी उस टी-शर्ट पर लिखा हुआ है चेस बिलीव्स। याद रखिए, नाम याद रखिए, चेस बिलीव्स पे लिखा हुआ है। FIDE की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल दे चेस की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर पेरिस में था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है। ये 200 नेशनल एसोसिएशंस का ग्रुप है, 200 कंट्रीज, 200 कंट्रीज आर द पार्टिसिपेशन ऑफ द FIDE, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट फॉर पब्लिक फीडबैक। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ा एक इशू है और न केवल अभी, आने वाले जो फ्यूचर में है ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपका पुराना लैपटॉप हो गया, लैंडलाइन चीज़ें हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए जिसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैमरास, रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक सिस्टम्स, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स, मैनी मोर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इन चीज़ों को हम जला भी नहीं सकते, इन्हें सिर्फ रिसाइकिल किया जा सकता है। अब रिसाइकिल कैसे किया जाएगा ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो कंपनीज करेगी। तो इसी के रिगार्डिंग ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इस ड्राफ्ट को अभी फाइनल किया नहीं गया है, ये फाइनल होने की उम्मीद है अगस्त 2022 तक, 2022 तक ये आने वाले जो अगस्त 2022 ही आप इस मंथ तक ये ड्राफ्ट कंप्लीट फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके लिए पब्लिक फीड वीक के लिए इसे रिलीज़ किया गया, जिसमें अब बात करते हैं कि ये समझ लीजिए ये तो फाइनल ही है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिगार्डिंग क्या डेडलाइन जारी की गई है। डेडलाइन ये है कि 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज 2023 तक रिसाइकिल कर दिया जाना चाहिए उन कंपनीज के द्वारा जो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनके द्वारा 2023 तक, अगले साल तक 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकिल हो जाना चाहिए। 2024 तक 70% और 2025 तक 80%। तो याद रखिए 60, 70, 80, 23, 24, 25, हर एक साल में 10% एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है। तो 80% तक का टारगेट रखा है 2025 तक। ये रिलीज़ किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है भूपेंद्र यादव के द्वारा, भूपेंद्र यादव। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंप्लीशन रेट इज 50%। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दो चीज़ है, अर्बन और रूरल दोनों अलग अलग ईयर्स में लॉन्च किए गए थे। अगर हम अर्बन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी, 2015 में। लेकिन अगर हम रूरल की बात करें तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में, अगले साल रूरल लॉन्च की गई थी। पहले अर्बन लॉन्च की गई, फिर उसके अगले साल ही रूरल लॉन्च की गई। जब प्रधानमंत्री
आवास योजना अर्बन लॉन्च की गई थी। इसका टारगेट रखा गया था कि 1.2 करोड़ हाउसेज बनाए जाएंगे बाई 2022 तक। अब फाइनेंशियल ईयर 2022 तो खत्म हो चुका, अब कैलेंडर ईयर 2022 दिसंबर में कंप्लीट होगा। तो क्या टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता ये टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अगर बात करें अर्बन की तो अर्बन में सिर्फ 50% ही काम हुआ है। तो 50% क्या हम आने वाले 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल आपको पता है 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट रखा गया था 2.7 करोड़ हाउसेज बनाए जाएंगे 2022 तक। तो फिर क्या इसका कंप्लीशन रेट क्या है? इसका कंप्लीशन रेट है 67.72%। ये भी अगले 6 मंथ्स में बिल्कुल भी कंप्लीट होने की कोई उम्मीद नहीं है। याद रखिए 50% कंप्लीशन रेट है अर्बन की और 67.72% कंप्लीशन रेट है रूरल की। और अगर हम इन द अमाउंट क्या इन द क्वांटिटी में बात करें तो 1.8 करोड़ हाउस बन चुके हैं रूरल में और 60 लाख हाउसेज बन गए हैं अर्बन में, जो कि इसी का कंप्लीशन रेट देख सकते हैं। अगर डबल करेंगे तो 1.2 करोड़ होगा और इसको डबल करेंगे, इसको यानी 67% के हिसाब से इसे करेंगे तो ये कितना होगा? 2.7 करोड़। तो याद रखिए। और जिन स्टेट्स की सबसे ज़्यादा कंप्लीशन रेट है वह है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यानी पूरे इंडिया के एवरेज से सबसे हाईएस्ट इन दो राज्यों की है, वेस्ट बंगाल की और उत्तर प्रदेश की। ये सारा डेटा रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा, यानी इसे हेड किया जाता है गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह हेड करते हैं 2 मिनिस्ट्री के द्वारा और इसे रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अगली न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉलेज सेंटर फॉर ग्रेफीन विल बी सेटअप इन कोच्चि केरला। देश का पहला ग्रेफीन से रिलेटेड रिसर्च सेंटर आ रहा है और ये कहाँ पर आ रहा है? ये कोच्चि में आ रहा है, केरला में आ रहा है। अच्छा, इसे एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? इसे एस्टैब्लिश कर रही है एक तो डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेकेंड है सेंटर फॉर मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और तीसरी है टाटा स्टील। इन तीनों के द्वारा ये सेंटर, ये डेवलपमेंट सेंटर, ये नॉलेज सेंटर बनाया जा रहा है। और ग्रेफिन्स क्या होता है? कार्बन टाइप का पदार्थ होता है, आपको पता है। और ग्रेफिन्स ये एक साइंस रिलेटेड चीज़ है, इसे ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम। तो इसका यूज़ अगर हम बात करें तो एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज बनाने में यूज़ किया जाता है, एफिशिएंट सोलर पैनल्स में इसे यूज़ किया जाता है और काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ भी किया जाता है। एविएशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। अगर इसकी बात करें इसकी खासियत की, तो अगर आप 300 लेयर्स बना देते हैं ग्राफिन्स की, 300 लेयर बना देते हैं ग्रेफिन्स की, तो ये एक माइक्रो बुलेट को भी स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है, इतनी पावरफुल होती है ग्रेफिन। तो याद रखिए इसका रिसर्च सेंटर, नॉलेज सेंटर कहाँ पर आ रहा है? ग्रेफिन्स का तो कोच्चि केरला में आ रहा है, जहाँ पर ग्रेफिन से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, इसके नए नए यूजेज निकाले जाएंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें की जाएगी। यानी ग्रेफिन्स और 2D मटीरियल्स, दोनों चीज़ों का, 2D मटीरियल्स और ग्रेफिन्स का। अगली न्यूज है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन इनवाइटेड टू द अटेंड वर्ल्ड सिटीज समिट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में होस्ट होने जा रही है वर्ल्ड सिटीज समिट। और इस समिट में पार्टिसिपेशन कौन ले रहे हैं इंडिया की तरफ से? तो अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल चाहे एजुकेशन का हो चाहे किसी और चीज़ का, लेकिन मेनली एजुकेशन का जो दिल्ली मॉडल है उसे शोकेस करेंगे। और अगर सिंगापुर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा देश है इंडिया, और यहाँ पर है सिंगापुर। यहाँ पर क्या है? सिंगापुर, इंडोनेशिया के पास में सिंगापुर। यहीं पर होस्ट होने जा रहा है वर्ल्ड सिटीज समिट। अगली न्यूज़ है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 इन न्यू दिल्ली। आपको पता है आज है 21 जून और आज है इंटरनेशनल योगा डे। इसे हम कल डिस्कस करेंगे, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल लेकर आऊँगा आपके लिए, काफ़ी कुछ लंबी चीज़ें आज लेके आ सकता था, लेकिन आज कंप्लीट होने दो। आज क्या क्या इवेंट होते हैं सारी चीज़ों को हम कल या परसों बिल्कुल कवर ही कर लेंगे। तो याद रखिए हम बात कर रहे हैं नेशनल योगा ओलंपियाड 2022। नेशनल योगा का नाम सुनकर आप आयुष मिनिस्ट्री क्लिक मत कर दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो योगा का नाम लिखकर आप आयुष मत क्लिक कर दीजिएगा। आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा क्योंकि नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 ये स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें 600 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन लिया है 26 स्टेट से। 26 राज्यों और UT से पार्टिसिपेशन लिया है 600 स्टूडेंट्स ने। और इसी नेशनल योगा ओलंपियाड में क्या किया जाएगा? बच्चों के द्वारा क्रिया, आसन, प्राणायाम, ध्यान और ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी। इसमें और भी काफ़ी इंक्लूड किए गए हैं, योगा से रिलेटेड सारी चीज़ें करवाई जाएगी, और ताकि योगा का जो क्रेज़ है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि हेल्थ में योगा का काफ़ी अच्छा रोल है।
अगर हम नेशनल योगा ओलंपियाड 2020 की बात करें तो इससे पहली बार 2016 में एनसीईआरटी के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी फुल फॉर्म बनती है। तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इस साल की थीम नेशनल योगा ओलंपियाड 2020 की है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटीज़ की थीम है, ये याद रखिए। एग्जाम का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेशनल योगा ओलंपियाड 2020 जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट की गई 2022 की थीम क्या है, तो आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, याद रखिए। अगली न्यूज है, स्टोलन 10 आइडल्स एंड एंटिक्विटीज वर लॉन्च हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन दिल्ली। 10 आइडल्स चोरी हो गई थी तमिलनाडु के कई मंदिर से, और ये चोरी जो हुई फिर ये चोरी होकर कहाँ गई, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम्स में चली गई। फिर उसके बाद जैसे पता चला अब यूएस और ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया को वापस इन्होंने रिटर्न कर दिया। लेकिन इंडिया को रिटर्न तो काफ़ी समय पहले कर दिया गया था, लेकिन इंडिया के जो दिल्ली में ये पड़ रखे हुए थे, ये देख सकते हैं इस प्रकार के हैं। और इन्हें रिसेंटली एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के दौरान दिल्ली में ये आइडल्स तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दी गई। ये आइडल्स 10th सेंचुरी की आइडल्स थी जो कि अब रिसेंटली वापस तमिलनाडु को वापस मिल गई है। तो याद रखिए, जिनमें से 6 आइडल्स तो यूएस से आई है और 4 आइडल्स ऑस्ट्रेलिया से, 4 आइडल्स ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2022 हेल्ड रिसेंटली इन लखनऊ। यूपी की कैपिटल लखनऊ, यहीं पे रिसेंटली यूपी इन्वेस्टर समिट होस्ट हुई। यूपी इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए राज्य में ये समिट होस्ट हुई। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फाउंडेशन स्टोन किया इस समिट का, और इसमें इन्होंने 1406 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए, जिसमें से ये जो प्रोजेक्ट्स है वह 80,000 करोड़ के हैं। 80,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स है, 1406 प्रोजेक्ट्स ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए। और साथ ही अडानी ग्रुप जो कि गौतम अडानी के द्वारा हेड किया जाता है, इन्होंने 70,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। यानी इन्होंने ड्राफ्ट रिलीज़ किया कि हम 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि 30,000 जॉब्स क्रिएट करने का काम करेगा ये इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, यूपी इन्वेस्टर समिट कहाँ पर होस्ट हुआ, लखनऊ में होस्ट हुआ। पहली बार 2018 में हुआ था। ये देख सकते हैं, ये मैप में ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बिल्कुल ये बिंदी लिखी, यहाँ पर है लखनऊ, यहाँ पर है लखनऊ, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश, ये फिर आ गया नेपाल की बॉर्डर टच में उत्तराखंड, ये इधर आ गया वेस्ट, ये इधर आ गया वेस्ट बिहार आ गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये काफ़ी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़ है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन। क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन ऑब्वियसली ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पर लॉन्च किया गया था। 5 जून में मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसी के ओकेजन पर ही लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, जिसका उद्देश्य है एनवायरनमेंट को क्लीन बनाना और अपने हेल्थ को लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। ये उद्देश्य है इस कैंपेन का। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हेड किया जाता है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इनके पास एक और मंत्रालय है, मंत्रालय कौन सा है, पेट्रोलियम, नेचुरल पेट्रोलियम गैस वाला, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, 47th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल टू बी हेल्ड इन चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीनगर। पहले शेड्यूल थी कि 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी हेल्ड इन श्रीनगर, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, श्रीनगर जो कि आपको पता है वेरी सेंसिटिव एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, तो बस इसी के कारण इसको चेंज कर दिया गया और इसे चंडीगढ़ में होस्ट होने जा रहा है। अब होस्ट कब होगा, ये 28 to 29 जून को होस्ट होगा। लास्ट टाइम हुआ था दिसंबर 2021 में, यानी 46th जो मीटिंग थी ये दिसंबर 2021 में हुई थी। अब आफ्टर 6 months 47th मीटिंग होस्ट हो रही है चंडीगढ़ में। इसे हेड किया जाता है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि जीएसटी यानी कि जितनी भी काउंसिल्स मीटिंग है उतने हेड किया जाता है। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, 2 मिनिस्ट्रीज इनके पास है, याद रखिए। अगली न्यूज है, 2 केसेस ऑफ नोरो वायरस हैव बीन फाउंडेड इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बिल्कुल मैप में आप देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में है इंडिया की बॉटम में। यहाँ पर आ गया तमिलनाडु, ये केरल आ गया, तो बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में रिसेंटली 2 केसेस फाउंड किए गए नोरो वायरस के। नोरो वायरस को नया वायरस नहीं, ये पुराना वायरस है, लेकिन इंडिया में काफ़ी समय बाद पहले 2 केसेस पाए गए हैं नोरो वायरस के। नोरो वायरस को स्टोमेस फ्लू भी कहा जाता है। स्टोमेस फ्लू ये माना जा रहा है कि जो तमिलनाडु के जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो दिए जाने वाला मिड डे मील है, इसके पॉइजनिंग होने के कारण ये स्टोमेस फ्लू हुआ है। अब देखते हैं, अभी रिसर्च जारी है इसके रिगार्डिंग, कैसे नोरो वायरस अभी फिर से उत्पन्न हुआ। तो ये कहाँ पर 2 केसेस कहाँ पर पाए गए, तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल की कैपिटल है।
अगली न्यूज़ है, इन द जोन 2022 इंडियन बैंक अनवील्स केसीसी डिजिटल रिन्यू स्कीम। देखिए रिन्यूअल स्कीम केसीसी की क्या मतलब क्या क्या स्कीम है ये केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम। केसीसी आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, इसे रिन्यू करवाना होता है। इसे रिन्यू करवाने के लिए आपको बैंक विजिट करना होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, इसके बाद ही ये रिन्यू होता है। लेकिन ऐसा क्या हो अगर आपको घर बैठे बैठे ही आपको रिन्यू करवाने की सुविधा मिल जाए, तो ये सुविधा लॉन्च की है इंडियन बैंक ने, यानी आप केसीसी घर बैठे ही रिन्यू करवा सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये लॉन्च किया है इसी इंडियन बैंक का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वेव की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है इंडियन बैंक में जितने भी कामकाज होते हैं सब कामकाज को डिजिटल किया जाना। ये इस वेब प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है और इसी में इंक्लूड किया गया है केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम। तो याद रखिए। और इंडियन बैंक के जो एमडी एंड सीईओ एस.एल. जैन है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इंडियन ओवरसीज बैंक का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगली न्यूज़ है, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिमल जालान ऑथर्ड ए बुक द इंडिया स्टोरी। सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर द बैंकिंग एस्पायरेंट स्पेशली द इंडिया स्टोरी। इसमें क्या बताया गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री को बताया गया फ्रॉम द 1991 टू 2019, जो इनका एक्सपीरियंस रहा इस ड्यूरिंग द इस टाइम में, जिन्होंने इंडिया को इकोनॉमिक सेक्टर में इन्होंने अपना जो सर्विस सर्व किए, इसी के दौरान इनमें जो भी रहा है उसको इन्होंने हिस्ट्री एज ए बताया है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ इंक्लूड है एलपीजी रिफॉर्म, जो कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में हुआ था। याद रख लीजिए ये तीनों चीज़ें, एलपीजी की फुल फॉर्म याद रखिए और कब हुआ था, 1991 को हुआ था। और इसी को भी इस बुक में इंक्लूड किया गया है। और ये 20th नंबर के गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान, और इन्होंने ये बुक रिलीज़ की है। अभी के वर्तमान में जो शक्तिकांत दास है वो 25th नंबर के क्या है, गवर्नर है। अगली न्यूज़ है ईवीटोल यानी ईवीटोल टेक्नोलॉजी इज़ इन न्यूज़। ये है क्या चीज़, ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है। एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ईवीटोल टेक्नोलॉजी किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आंसर होगा एयरक्राफ्ट और एविएशन। एयरक्राफ्ट और एविएशन से किस प्रकार रिलेटेड है, देखिए ईवीटोल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी हेलीकॉप्टर्स में यूज़ की जाएगी, ठीक है। और हेलीकॉप्टर्स में कैसे यूज़ की जाएगी, इसका मतलब है, इसके फुल फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी हेलीकॉप्टर में बैटरी पावर्ड इंजन होगा, बैटरी पावर्ड मोटर होगी, जो कि इसे फ्लाई करने का काम करेगी। तो बस यही है ईवीटोल टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा, इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलेगा ये हेलीकॉप्टर। बस जो इलेक्ट्रिक जो यूज़ की जाएगी, लिथियम बैटरीज और कई प्रकार की अलग अलग चीज़ें, तो बस उसे बोला जाएगा ईवीटोल टेक्नोलॉजी। सिंपल याद रख लीजिए, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसका नाम है ईवीटोल टेक्नोलॉजी, यानी बैटरी पावर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर टू होवर, टू टेक ऑफ, टू लैंड, टू सब कुछ इलेक्ट्रिक ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगली न्यूज़ है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ रोल ऑफ रोरो फेरी सर्विस। रोरो फेरी सर्विस क्या चीज़ है, ऑन इंडियाज कोस्ट लाइन। इसे बढ़ावा देने, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, पहले भी सर्विसेज रनिंग में है, लेकिन अभी इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, 75 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए इसको बढ़ावा देने के लिए, और 1900 करोड़ रुपीज़ के ये प्रोजेक्ट्स है, 45 प्रोजेक्ट्स, और ये सागरमाला प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए। और लॉन्च किसके द्वारा किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अब रोल ऑफ फेरी क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी कार्स है, बहुत सारे ट्रक्स है, बहुत सारी बाइक्स है, ये सभी अगर ट्रेवल करके जाएंगे इधर से उधर के यहाँ पर आएंगे, तो फिर इन्हें काफ़ी फ्यूल वेस्ट होगा एक तो, दूसरी चीज़ काफ़ी टाइम लगेगा, दूसरी चीज़ हो सकता है कई बार यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए सुविधा भी ना हो। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये रोरो फेरी सर्विस लॉन्च की गई, जिसमें क्या होगा, ये कार्गो शिप होगा, जिसमें कार्स, बाइक्स या फिर ट्रक्स, जो भी अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान से वाटर के यानी ओशन से लेकर जाना है, तो फिर इन शिप्स का यूज़ किया जाएगा। और जिन शिप्स को यूज़ किया जाएगा उन्हें बोला जाता है रोल ऑफ फेरी सर्विसेज। तो इससे काफ़ी चीज़ों की बचत होगी, टाइम, मनी, सब चीज़ों की बचत होगी। याद रखिए, इसके रिसेंटली ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, यानी
45 प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किए गए और 1900 करोड़ रुपीज़ के। अगली न्यूज़ है, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कैरीड आउट जॉइंट एयरबोर्न इंसर्जन एक्सरसाइज। इंसर्जन एक्सरसाइज जॉइंट यानी एयरबोर्न यानी बलून्स पर या और भी जितने भी हवाई एक्सरसाइज होती है वो सारी कंडक्ट की जाएगी। और इससे पहले भी इंडिया की जो आर्मी इसने कंडक्ट कर चुका है ये एयरबोर्न इंसर्जन एक्सरसाइजेस। ये हुई थी चाइना के साथ जो बॉर्डर है लद्दाख की, वहाँ पर ये हुई थी यहाँ पर। और अब हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली फिर से ये एक्सरसाइज होस्ट हुई। किस किस के बीच? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच, जो कि कहाँ पर हुई? गोविंद सागर रिजर्वेयर में। गोविंद सागर रिजर्वेयर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसी के पास में ये एक्सरसाइज हुई। तो याद रखिए, जॉइंट एयरबोर्न इंसर्जन एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश में, नियर द गोविंद सागर रिजर्वेयर। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गोविंद सागर रिजर्वेयर कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। अगली न्यूज़ है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई 2022 की 2022 की, और इंडिया की रैंक 121 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। ये रिपोर्ट कहना क्या चाहती है? रिपोर्ट कहना चाहती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किए गए 17 गोल्स है, इन गोल्स को कौन सा देश बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने जा रहा है, कौन सा देश बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने जा रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंक 121 रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, जिसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, डेनमार्क ने, स्वीडन ने, नॉर्वे ने। इन कंट्रीज़ ने इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को टॉप किया है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को। इसे रिलीज़ किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। याद रखिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है। और आप इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी याद रख लीजिए, जैसे कब तक पॉवर्टी खत्म होगी, मतलब कौन सा गोल है पॉवर्टी को, जीरो पॉवर्टी के लिए, जीरो हंगर के लिए कौन सा है, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का कौन सा है, क्वालिटी हेल्थ का कौन सा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 17 में से लगभग 5 से 7 वो बिल्कुल आप याद रखिए जाइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है, ग्लोबल सिक्योरिटी 2022 फोरम इज़ होस्टेड बाई स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो कि यूरोप में है, आप देख सकते बिल्कुल मिड में ये स्लोवाकिया लैंड लॉक्ड कंट्री है। और स्लोवाकिया इसी रिसेंटली एक फोरम होस्ट किया जिसका नाम है ग्लोब सिक्योरिटी। ग्लोब सिक्योरिटी में मेनली जो यूक्रेन में जो सिक्योरिटी थ्रेट कह सकते हैं, या फिर जो वॉर चल रही है उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया गया, मेन फोकस उसी पर था। और इस ग्लोब सेक 2020 को इंडिया की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा होस्ट किया गया, जो कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है, इसी के द्वारा इन्होंने होस्ट किया गया। और स्लोवाकिया इसकी कैपिटल है ब्रिटिस्लावा इसकी कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है, ब्रिटिस्लावा। द हेड ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली क्वीन एलिजाबेथ II बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च इन द हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड पहली ऐसी रानी या महारानी या फिर जो किंग है, किंग तो नहीं है, क्वीन है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मोनार्च की, जिसने सम्राट को लंबे समय तक किसी ने अगर हेड किया है तो क्वीन एलिजाबेथ II बन गए। पहले थे राजा किंग जो कि लुइस 15 थे, ये पहले ऐसे मोनार्च थे। और अब सेकंड कौन बन गए हैं? क्वीन एलिजाबेथ। मोनार्च इन्होंने 72 ईयर्स, यानी किंग लुइस 15 ने 72 ईयर्स के लिए राज किया था, और क्वीन एलिजाबेथ II ने 70 ईयर्स 127 डेज़ के लिए इन्होंने ये क्वीन रही है, रानी रही है इंग्लैंड की। और अब इनको सक्सेसर कौन बनने जा रहे हैं? चार्ल्स। और चार्ल्स अभी वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स है, प्रिंस के राजकुमार हैं। और अब ये इनके बड़े बड़े बेटे हैं, क्वीन एलिजाबेथ के बड़े बड़े बेटे हैं चार्ल्स, अब यही आने वाले अपकमिंग किंग रहेंगे इंग्लैंड के। अगली न्यूज़ है, गूगल लॉन्चेज स्टार्टअप एक्सेलरेटर इंडिया वुमेन फाउंडर्स। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा, इसका पूरा नाम है गूगल स्टार्टअप एक्सेलरेटर इंडिया वुमेन फाउंडर्स। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जितने भी वुमेन्स स्टार्टअप्स है और उन्हें अगर किसी प्रकार के, जैसे स्टार्टअप्स तो उन्होंने उनका जो बना लिया, स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्हें फंड रेजिंग में और हायरिंग में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कैसे हायर किया जाना चाहिए, कैसे फंड रेज किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी गूगल के द्वारा। और इनिशियली स्टार्टिंग में 20 वुमेंस को इन्होंने जोड़ा है, 20 वुमेंस को
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो कि 3 मंथ्स लॉन्ग प्रोग्राम है, 3 महीने का लंबा प्रोग्राम है। तो याद कीजिए, याद रखिए, यानी फंड रेजिंग और हायरिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी न्यू वुमेंस स्टार्टअप फाउंडर्स या को फाउंडर्स को। अगली न्यूज़ है जोमेटो एंड जियो बीपी टाइज फॉर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए और जोमेटो का एक इनिशिएटिव, एक कमिटमेंट है द क्लाइमेट ग्रुप EV 100 इनिशिएटिव ऑफ 100% EV फ्लीट बाई 2030। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ये, नाम ही बहुत लंबा है। तो 2030 तक, सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जोमेटो ये चाहता है कि 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन हो, या हम कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाए, पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ चले जाए। ये जोमेटो का टारगेट है। अब इसी टारगेट को पूरा करने के लिए जोमेटो ने जियो बीपी के साथ MOU साइन किया है। जियो बीपी ऑलरेडी एक वेंचर है जियो का और बीपी का। बीपी जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, ऑयल कंपनी है। और बीपी और जियो का जो वेंचर है, इसने जोमेटो के साथ MOU साइन किया। अब जियो और बीपी एक सुविधा प्रोवाइड करेंगे। सुविधा का नाम है जियो बीपी पल्स। जियो बीपी पल्स एक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन है। आप चार्ज बैटरीज ले सकते हैं, डिस्चार्ज दे सकते हैं। यह है बीपी, जियो बीपी पल्स। और इसी में जोमेटो क्या करेगा, अब अपने जो सेक्टर में जो बाइक्स के, जो जोमेटो आपको पता है डिलीवरी का काम करता है, तो बस इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो प्रमोट करना है, उसे प्रमोट करने के लिए आपको बैटरी स्वीपिंग स्टेशंस की आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता कौन पूरी करेगा, जियो बीपी। तो बस जोमेटो का टारगेट भी पूरा हो जाएगा, जियो बीपी स्टेशंस प्रोवाइड करेगा, दोनों को फ़ायदा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जोमेटो ने किसके साथ MOU साइन किया है, तो जियो बीपी के साथ MOU साइन किया है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। लास्ट न्यूज़ है पियाली बसाक। पियाली बसाक जो कि वेस्ट बंगाल से है, इन्होंने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। लेकिन माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है लेकिन बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स के। पियाली बसाक ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है जिन्होंने कोई ऑक्सीजन सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया। तो याद रखिए, ये वेस्ट बंगाल से आती है, यह इमेज में देख सकते हैं, यही है पियाली बसाक। और इन्होंने ही रिसेंटली माउंट एवरेस्ट जो कि 8,849 मीटर का जितना भी लंबा एवरेस्ट है, इनको फतेह किया है और ये नेपाल में स्थित है। याद रखिए। तो ये था आज का 21 जून का ओवरऑल कंप्लीट सेशन। हाउ वाज इट, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले करंट अफेयर्स की क्लास में 22 जून के में हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।